वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज इस वीडियो में हम कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है तो प्रेसिपिटेट। ठीक है, कि अगर मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन कहूँ तो सीधा सा इट इज़ द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स इज फॉर्म। ठीक है, तो जिस किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा, फॉर्म होगा, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। पर उससे पहले हमें ये प्रेसिपिटेट क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मान लीजिए किसी बीकर में आपने दो केमिकल्स मिलाए, ठीक है, और उनके बीच में रिएक्शन हुआ और दो नए प्रोडक्ट फॉर्म हुए। एक प्रोडक्ट सॉल्यूशन फॉर्म में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ और दूसरा जो है सॉलिड फॉर्म में। पर वो जो सॉलिड था वो उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं था, उससे सेपरेट होके बीकर में नीचे बॉटम पे कलेक्ट हो गया था। तो वो जो सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जो इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन था, वही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। और जिस किसी रिएक्शन में ऐसा कुछ होता है वो रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि इट इज़ द सॉलिड विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस या प्रोडक्ट फॉर्म होगा और जो वाटर में कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा, तो वही हमारे लिए क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। और ये रिएक्शन क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इनिशियली कोई सॉलिड ले लिया और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। पहले रिएक्शन तो कंप्लीट हो और जो प्रेसिपिटेट है वो बाद में फॉर्म होगा। तो इस तरीके से ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब इसके हम दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में हमारे दो ही एग्जांपल्स हैं और उन्हें हम देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल जो है उसमें हम कह सकते हैं, तो क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट लिया हमने। ठीक है, सोडियम सल्फेट लिया, उसे रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, Na2SO4 प्लस में BaCl2। ठीक है, तो ये दोनों के देख लीजिए स्टेट क्या है, तो एक्वस लिखा हुआ है। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन फॉर्म में थे, इन्हें आपस में रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद देखा गया तो दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए। एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ बेरियम सल्फेट और दूसरा फॉर्म हुआ सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ ये तो एक्वस फॉर्म में, लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसकी स्टेट देखिए आप, सॉलिड फॉर्म में। मतलब ये इस NaCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है, उससे सेपरेटेड फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो बेरियम सल्फेट है ये हमारा प्रेसिपिटेट है और ये रिएक्शन पूरी जो है क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट यहाँ प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ मैंने नीचे मेंशन कर रखा है कि जो बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में है और कलर उसका क्या होता है, वाइट। तो हमने लिख दिया वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। और प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेट में PPT भी लिखते हैं। ठीक है, वैसे आप देख लीजिए BaSO4 के साथ S जो है ब्रैकेट में लिखा है तो अंडरस्टूड है ये सॉलिड फॉर्म में। और कई बारी जो है ब्रैकेट में ऐसे S ना लिख के बेरियम सल्फेट के साथ डाउन एरो, ठीक है, आप समझ रहे हैं, डाउन एरो बना होगा तो उसका मतलब भी वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, क्योंकि सॉलिड जो फॉर्म होता है तो वो नीचे ही जाता है। तो वो डाउन एरो जो है वो सॉलिड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक और रिएक्शन जो लिया है उसमें अगर देखा जाए तो हमने लिया लेड नाइट्रेट। ठीक है, हमने लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 और ब्रैकेट के बाहर 2। इस लेड नाइट्रेट को रिएक्ट किया Ki के साथ। ठीक है, I कैपिटल है, Ki के साथ पोटेशियम आयोडाइड। तो रिएक्शन के बाद दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, एक फॉर्म हुआ लेड आयोडाइड और दूसरा फॉर्म हुआ पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, एक फॉर्म हुआ लेड आयोडाइड और दूसरा फॉर्म हुआ पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें ये जो लेड आयोडाइड है ये जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है। ठीक है, KNO3 का पोटेशियम नाइट्रेट तो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, लेकिन PbI2 उसमें इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, मतलब अलग से सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये भी किसका एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ जो लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का। तो हमने यहाँ मेंशन किया है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म।
तो एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो हमने डेफिनेशन लिख देनी है और गिव्स 2 एग्जांपल। तो ये 2 एग्जांपल सफिशिएंट है, आप बैलेंस फॉर्म में ही लिखिएगा। तो अब आइए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी एक टाइप था केमिकल रिएक्शन का, लेकिन हमने अलग से एक केस बना के रखा हुआ है, अलग से एक हमने शो केस बनाया हुआ है जिसमें हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस को वहाँ पे स्टोर कर रखा है, वहाँ प्लेस कर रखा है। तो वो अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसमें हमने 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस देखने हैं, 1 बाय 1 हम हर एक टाइप के केमिकल रिएक्शंस को देख लेंगे और फिर उनके एग्जांपल्स भी देख लेंगे और उन एग्जांपल्स को आपको याद रखना है, ठीक है। चाहे वो बैलेंसिंग के फॉर्म में हमसे पूछ ले या फिर जो है एग्जाम्पल के फॉर्म में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें यहाँ पे मैंने ये जो लाइन दे रखी है, तो इस लाइन में आप पढ़ोगे तो मैंने यही कंसेप्ट दिया है कि क्या होता है, कहीं पे भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट या एटम्स होते हैं, प्रोडक्ट साइड भी वही होते हैं। कोई नया एलिमेंट फॉर्म नहीं होता है, लेकिन न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये न्यू कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, तो रिएक्टेंट्स में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस, ठीक है। ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो नया सबस्टेंस फॉर्म होता है। अब आइए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो हमारा सबसे पहला टाइप है उसकी अगर हम बात कर लें तो वो कौन सा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कई रिएक्शंस के तो जो स्टेटमेंट है या उनकी जो डेफिनेशन है उनके नाम से क्लियर होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ कंबाइन से रिलेटेड है। तो वैसी वाली केमिकल रिएक्शन जिसमें 2, 3, 4 जितने मर्जी रिएक्टेंट्स आ जाए वो कंबाइन होंगे और फाइनली एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट जितने मर्जी हों लेकिन प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, तो सिंगल, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो वो कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन आपके सामने है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसे अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैंने X ले लिया, कोई एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्ट कर रहा है Y के साथ, ठीक है। और रिएक्शन के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो वो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया क्या, तो Z, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगर मैंने फॉर्म लिखा है तो ये किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्टेंट है पर प्रोडक्ट कितना है, सिंगल। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। अब आइए हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। और इसमें अगर देखा जाए तो हमने क्या ले लिया, ठीक है। यहाँ मैंने एक और डेफिनेशन लिख दी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की दूसरे फॉर्म में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हमने देखना है, तो एक हमने यहाँ पे ले लिया कौन सा, तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया। इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो स्लैग लाइम, ठीक है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। पर साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट, ठीक है। तो बुक में आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी भी दे रखी है, एक बीकर में जो है हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स किया और फिर जो है बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो एग्जांपल है ही है, साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे हीट भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्यूकलाइम भी हम इसे कहते हैं, सिंपल लाइम भी हम कहते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट किया, स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि रिएक्टेंट आप देखिए 2 है लेकिन प्रोडक्ट एक सिंगल है, ठीक है। तो ये आ गया। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल भी आपके सामने है, क्या लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड और किसके साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ।
और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है हमारा, तो ये सिंगल प्रोडक्ट बना यहाँ पे और रिएक्टेंट यहाँ पे 2 थे, तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बता दिए। अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा और हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसे। तो होता क्या है, यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो आप इस पॉइंट पे समझ सकते हैं। ठीक है, कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जो क्विक लाइम या लाइम है, तो उसे हम यूज़ करते हैं वाइट वॉश के लिए। ठीक है, जो वाइट वॉश हम करते हैं तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड ही यूज़ होता है। तो क्या करते हैं, CaO को हम वाटर के साथ मिला देते हैं। ठीक है, जैसा हमने ऊपर रिएक्शन देखा है कि वाइट वॉशिंग में क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और हीट प्रोड्यूस हुई। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बन गया जिससे हम वाइट वॉश करेंगे, वो सॉल्यूशन आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। फिर हम क्या करते हैं, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर वॉल्स पे, दीवारों पे लगा देते हैं। ठीक है, वाइट वॉश कर रहे हैं तो हमने पहले ये सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसे अब वॉल्स पे हम लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने वॉल्स पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर लगाई तो शाइनिंग उतनी नहीं आती है, उतनी जो है जो हमने वाइट वॉश किया है वो चमक नहीं रहती है, लेकिन सूखने के बाद उसमें चमक आ जाती है। तो यहाँ पे आप समझ जाइए क्या होता है, जब भी हम वाइट वॉश करते हैं तो 2 रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन तो ये वाली है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाया। दूसरी रिएक्शन, दीवारों पे जो हमने वॉल्स पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर फॉर्म कर दिया, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस रूम में प्रेजेंट एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ रिएक्ट करता है और सूख जाता है, और सूखने के बाद एक नया कंपाउंड बना देता है। कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। और उस कैल्शियम कार्बोनेट के ही कारण क्या आ जाती है, शाइनिंग। तो यहाँ ये जो मैंने अलग से पॉइंट मेंशन किया है, इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है और ये रिएक्शन भी दिया है जो मैंने आपको अभी कहा कि जो लेयर बनी थी वाइट वॉश करने के बाद वॉल्स पे, वो उस रूम में प्रेजेंट एयर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म करती है, और उसी के कारण जो है वो दीवारों में क्या आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, वो चमकने लग जाता है। ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रखना। अब NCERT का ही हमारा एक क्वेश्चन है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, और उसका आंसर हमने पहले ही देख लिया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, कोई सब्सटेंस X है, उसके सॉल्यूशन को हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है, तो एक तो हमें उसके सब्सटेंस X का क्या लिखना है, नाम लिखना, और दूसरा फिर हमने उसका क्या लिखना है, फॉर्मूला। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है अभी कि जो कौन यूज़ होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO था, और उसका फॉर्मूला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, CaO। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया ही था। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि सेकंड पार्ट में कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X। ठीक है, वो जो X जो भी सब्सटेंस था उसका हमने रिएक्शन किसके साथ लिखना है, वाटर के साथ। तो X कौन है हमें पता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसका रिएक्शन किसके साथ कह रहा है, वाटर के साथ। और ये रिएक्शन भी हमने ऊपर पढ़ा है, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमारा पहला एग्जाम्पल था। तो हम यहाँ पे इसे रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद जो है क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से ये रिएक्शन लिख दी। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, और आपने साथ में हीट लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसी कैल्शियम ऑक्साइड वाले रिएक्शन के ऊपर बेस्ड था, तो क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में। याद रखना, वाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्साइड है, पर अगर थोड़ा और डीपली पूछेंगे उसमें तो फिर इस पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन पुट अप होगा, जो मैंने आपको बताया कि शाइनिंग कैसी आ जाती है, किस तरीके से आती है, तो फिर इसमें उसका आंसर है। अब ये तो हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम बात करें तो हम दूसरे रिएक्शन को देख लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
तो अब हमने यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसे समझ लेते हैं वो क्या होता है। तो मैंने कहा भी है कि ज़्यादातर रिएक्शंस की जो स्टेटमेंट या मीनिंग है वो उनके नाम से ही पता चल जाती है। तो अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और इसमें अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन, तो इसमें वर्ड आ रहा है डिकम्पोज, टूटने की बात हो रही है। तो वैसी वाली केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तो एक होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वैसी वाली केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तो सिंगल होगा लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो वो रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इट इज़ द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर न्यू सब्सटेंस, तो वो कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कोई सा भी केमिकल कंपाउंड अपने आप ही डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, अगर किसी केमिकल कंपाउंड को हमने डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, तो उसे तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। और याद रखिएगा जो आप एनर्जी देंगे वो या तो किसके फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके 3 टाइप्स है। ठीक है, एक वैसी वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ही होगी, एक वैसी वाली केमिकल रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी, और एक वैसी वाली केमिकल रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो ये तीनों ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे, लेकिन जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो इन तीनों केसेस में क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक्स कोई एक हमारा रिएक्टेंट था और वो जो है डिकम्पोज हुआ, और डिकम्पोज होने के बाद उसने 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर दिए, तो यहाँ पे जो है y + z। तो ये किस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। ठीक है, आइए अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मैंने आपको कहे 3 टाइप्स हैं, और वो जो टाइप्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो 1 बाय 1 जो है हम इन तीनों टाइप्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला मैंने जो एग्जांपल लिया वो मैंने लिखा है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, आप देख लीजिए, पहला मैंने जो लिखा है वो थर्मल डिकम्पोजिशन लिखा है, और थर्मल वर्ड हीट के लिए आता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने मीनिंग समझ ही लिया है। मतलब इसमें वो वाले रिएक्शंस आएंगे जिसमें डिकम्पोजिशन तो होगी लेकिन इनपुट जो होगी वो हीट के फॉर्म में होगी। किसी कंपाउंड को हम हीट सप्लाई करेंगे तब जाके वो डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज़्यादा नए कंपाउंड्स फॉर्म करेगा, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल मैंने एक लिया, आप देख लीजिए। तो FeSO4 आयरन सल्फेट कह लीजिए या फेरस सल्फेट कह लीजिए, इसको क्या सप्लाई किया हमने, हीट। ठीक है, इसे हमने हीट सप्लाई की, तो हीट सप्लाई करते ही इस पर क्या हो गया, ये डिकम्पोज हो गया, और क्या फॉर्म कर दिया इसने, तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हो आप, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये डिकम्पोज हुआ है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट आप देख लीजिए 3 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये FeSO4 का जो एक्चुअल फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है कि इस आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट के अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, तो वो हीट करने पे वो रिलीज हो जाते हैं, और उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन होता है, तब ये रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, कुछ कलर चेंजेस भी होता है। तो कलर चेंजेस होता है वो आप ध्यान रखिएगा कि जो फेरस सल्फेट था वो कौन से कलर का था, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का था, और वो अब चेंज हो जाती है, और सल्फर के जो ये 2 ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्डर वही स्मेल होती है, जिससे पता चल जाता है कि ये गैसेस प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक तो केमिकल रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है और अजीब सी स्मेल भी आती है, तो वो SO2 और SO3 के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ जो है, अब हमने जो है दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, CaCO3 हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, उसे क्या सप्लाई किया हमने, हीट।
हीट सप्लाई करते ही वो डिकम्पोज हुआ और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। हमने यहाँ पे लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 और इसे हीट सप्लाई किया हमने, तो इसे हीट सप्लाई करते हैं तो ये डिकम्पोज होके देखिए 3 प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, डिकम्पोज होके 3 प्रोडक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो एक बना लेड ऑक्साइड, एक फॉर्म हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होके 3 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इसमें आप याद रखिएगा क्या होता है, तो ये जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है इसकी ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये लाइन ऊपर लिखी है मैंने, जो इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए है कि हाँ भाई ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो अगर ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ब्राउन सा धुआं, फ्यूम वही थिक स्मोक के लिए वर्ड यूज होता है, तो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ठीक है, अब ये तो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब दूसरा अगर हम बात करें तो वो कहलाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो वर्ड लाइट से रिलेटेड आती है। तो लाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो लाइट के प्रेजेंस में। इसमें 2 मिलते जुलते एग्जाम्पल हमने देखने हैं। तो हमने लिया सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, AgCl है सिल्वर क्लोराइड, उस पर सनलाइट फॉल हुई और सनलाइट फॉल होते ही वो डिकम्पोज हो जाता है और सिल्वर अलग और क्लोरीन Cl2 गैस अलग प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये AgCl सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 अलग प्रोडक्ट बना दिया, सिल्वर और क्लोरीन। कब? जब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सेम वे में जो है सिल्वर क्लोराइड की जगह हमने अब क्या ले लिया, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया, उस पर भी सनलाइट फॉल की और वो डिकम्पोज होके टूट के सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग प्रोड्यूस कर दिया। ये भी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन की कभी 1 मार्क्स में एप्लीकेशन पूछ देते हैं। तो कहाँ यूज़ होती है ये, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, आप वो जो फोटोग्राफर के बाद फ़ोटो खिंचवाते हो तो वो डार्क रूम में अपने फ़ोटो डेवलप करता है। ठीक है, तो वही वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी से रिलेटेड प्रोसेस है, वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड कंपाउंड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आ गया। थर्ड जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, आप इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हो। अब इसमें क्या होगा, किसी कंपाउंड को हमने तोड़ना है, डिकम्पोज करना है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ही डिकम्पोज होंगे, टूटेंगे, तो वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। पहला एग्जांपल हमने ले लिया, वाटर लिया H2O। ठीक है, अब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की और इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही वो टूट जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मान लीजिए वो रूम जो आपका वाटर हीटर होता है, तो वाटर हीटर से भी आप वाटर को गर्म करते हो विंटर सीजन में, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उससे को मैंने कह लीजिए, अब उसका आंसर मैंने पहले यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन बाद में देखते हैं और आंसर पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, पर आप ध्यान रखिएगा, अगर ये तो मैंने बैलेंस फॉर्म में लिखा है, नॉर्मली हम बात करें तो हम वाटर के कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने ले लिया H2O। ठीक है, वाटर का 1 मॉलिक्यूल लिया H2O। ठीक है, को क्वेश्चन को समझने के लिए, और इसमें से हमने क्या इसको सप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो आप एरो के ऊपर भी लिख सकते हो और रिएक्टेंट साइड भी लिख सकते हैं, वो समझ में आ जाएगा कि हाँ इनपुट के फॉर्म में। और ये टूट के क्या फॉर्म करता है, H2। ठीक है,
H2 हाइड्रोजन गैस आएगा। और बैलेंस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बैलेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब रिएक्टेंट साइड तो हाइड्रोजन 2 थे, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लिखा, और साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखेंगे, O2, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल O एग्जिस्ट नहीं करता, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पर ये तो बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे O2 के आगे पता है आपको हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, O2 के आगे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ। अब आप देखिए तो ये बैलेंस भी है। ठीक है, ये आप देख लीजिए बैलेंस फॉर्म में है। कैसे है बैलेंस, आप इधर देख लीजिए। वाटर हमने लिया, हाइड्रोजन कितने हैं उसके अंदर, 2 एटम है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन का 1 एटम है, और प्रोडक्ट साइड देखिए O2 इंटू में हाफ, तो ये 2 अपॉन वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ऑक्सीजन का 1 एटम बचेगा। अब ये वाला रिएक्शन मैंने आपको क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपको इससे क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो आता है वो यह आता है कि जब भी हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, और कोई एक गैस दूसरे गैस के अमाउंट के कंपेयर में डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दूसरे गैस के कंपेयर में डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल टूटा, अब ऑक्सीजन गैस का अमाउंट कितना है, हाफ, और हाइड्रोजन गैस का अमाउंट आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। तो हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन गैस के रेस्पेक्ट पे डबल अमाउंट हुआ। समझ रहे हैं आप, ये हाफ है और ये 1 है, तो 1 जो है हाफ का डबल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी गैस डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है डबल अमाउंट में, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट पे उसके हाफ अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन पूछ देंगे क्यों, तो रीज़न जो है वो इस एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है। जब हमने ये वाटर मॉलिक्यूल बनाना था या जब ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा था, तो इसमें अगर देखा जाए तो कितने क्या क्या इन्वॉल्व हुए, तो ऑक्सीजन के कितने आइटम इन्वॉल्व हुए, 1, नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, आप समझ रहे हो, मैं लिख दे रहा हूँ। ऑक्सीजन के कितने आइटम यूज हुए, 1, और हाइड्रोजन के कितने आइटम यूज हुए, 2। तो जब वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑक्सीजन जितने अमाउंट में हमने यूज किया, हाइड्रोजन उसके डबल अमाउंट में लिया, फॉर्मूले में दिख रहा है H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते समय ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट पे हाइड्रोजन डबल अमाउंट में यूज होता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो अंदर जो डबल अमाउंट में था वो एज इट इज डबल अमाउंट में रिलीज होगा, और जो उसके रेस्पेक्ट पे हाफ अमाउंट में था वो हाफ अमाउंट में रिलीज होगा। तो इस तरीके से जो है वाटर मॉलिक्यूल के डिकम्पोज होने पे हाइड्रोजन गैस की अमाउंट डबल होती है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये अब आप इसी रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे H2 का कोफिशिएंट कितना है, 2, और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट यहाँ कितना, 1। तो ऑक्सीजन गैस जिस भी अमाउंट में आई है, हाइड्रोजन गैस जो है उसके डबल अमाउंट में आया। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं, तो पता है आपको कैथोड एनोड आपने सुने होंगे, इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ये वाटर डिकम्पोज होता है तो याद रखिएगा ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कहाँ ऑब्टेन होती है, तो कैथोड पे, और जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ ऑब्टेन होता है, तो एनोड पे। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिलता है, एट कैथोड। कौन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन हमें कहाँ मिला, कैथोड पे मिलता है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो हमें कहाँ मिलती है, एट एनोड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि एनोड कौन से टर्मिनल पे मिलता है, एट, ऑक्सीजन कौन से टर्मिनल पे मिलता है, तो एनोड पे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो है क्वेश्चन जो है हमने इसके आंसर पहले ही समझ लिए कि हाइड्रोजन हमारा मिला कैथोड पे, और ऑक्सीजन जो हमें मिला है वो हमें कहाँ मिलेगा, एनोड पे। ठीक है, तो ये तो अब ये जो लाइन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे की जो हम बात करें तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, तो यहाँ पे कह रहा है वाई इज़ द अमाउंट ऑफ, ठीक है, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाई इज़ द अमाउंट
of the gas collected in one of the test tube in double of the amount collected in the other। और मैं थोड़ा और इंफॉर्मेटिव लिख देता हूँ इसे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रो, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रो या ड्यूरिंग, एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ किसके, तो वाटर। ठीक है, कि अब क्वेश्चन, क्योंकि बुक में क्या है, जो एक्टिविटी बनी है वहाँ इमेज बनी हुई है, टेस्ट ट्यूब्स दिखा रखे हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन इस फॉर्म में था कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, और नेम दिस गैस। तो भाई वो गैस कौन है, तो वो हाइड्रोजन गैस है जो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। और क्यों प्रोड्यूस होते हैं, तो ऊपर आंसर लिखा हुआ है कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उसको बनाने के लिए ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट पे हाइड्रोजन डबल अमाउंट में यूज़ होता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन डबल अमाउंट में यूज़ हुआ था, तो रिलीज भी डबल अमाउंट में ही होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का। तो हमने NaCl, ब्रैकेट में मैंने लिखा एक्वस, तो हमने NaCl और वाटर का सॉल्यूशन ले लिया है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और तब ये कंपाउंड डिकम्पोज होता है और सोडियम अलग और क्लोरीन अलग प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो इन द प्रेजेंस ऑफ किसके है, तो इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो 3 रिएक्शंस रह गए हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, तो उनके बारे में पढ़ लेंगे और इन्हें आप एक बारी खुद भी रिवाइज करके देख लीजिएगा।